नमस्कार, मैं संकेत आप सभी का स्वागत करता हूं एमएन टीवी पर। आज हमारे साथ पत्रकार महेंद्र यादव जी है जो बिहार की राजनीति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और सोशल मीडिया में उस पर बड़े तीखे शब्दों में लिख रहे हैं। सबसे पहले सर एमएन टीवी पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल है कि बिहार में जो महागठबंधन बना हुआ है उसको लेकर कई अटकलें बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अटकलों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी इस तरह की घेराबंदी हो चुकी है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए कोई गुंजाइश बच नहीं रही है। बहुत तगड़ा इंतजाम हो चुका है उसमें। जिस तरीके से जो आरजेडी ने लिया है, वीआईपी को लिया है, जो मल्लाह को लिया है, कुशवाहा को जो साथ में लिया है, और उसमें सभी तबकों का इस तरीके से इंतजाम किया गया है। आरजेडी को डैमेज करने के लिए, उनको रोकने की कोशिश वहाँ पर जो वामपंथी दल है उनकी तरफ से की जा रही है। वामपंथियों के दलों की तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, सिर्फ एक सीट की तरफ से हो रही है। और वास्तव में देखा जाए तो बेगूसराय से वामपंथियों की बिहार में बहुत ज़्यादा हैसियत बची नहीं है। अब कभी थोड़े बहुत मजबूत होते थे, अब ज़्यादातर सीटों पर वो बचे नहीं हैं। और आरा में तो माले को आरजेडी ही सपोर्ट कर रहा है, वहाँ तो ठीक ही है। सिर्फ बेगूसराय का मामला है, ये एक वामपंथी अपने एक आदमी को निजी कैरियर के लिए उस सीट को बलि चढ़ाना चाह रहे हैं। और एक वो चूँकि हमेशा से एक बार को छोड़ के हमेशा से वो सीट भूमिहार की कब्जे में रही है, तो किसी न किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इस तरफ से नहीं तो उस तरफ से ये फिर से एक भूमिहार की कब्जे में सीट रहे। अब कन्हैया कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि मतलब वो उसका एक नेशनल आइकॉन पहले उनको बनाया गया था, अभी बिहार से उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो वामपंथी दल, जैसे हम बात करते कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ब्राह्मण लोगों को प्रस्तापित करने का काम कर रहे हैं, और एक तरफ वामपंथी जो सर्वहारा की बात करते हैं वो भी उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। ये इस मामले में कांग्रेस, भाजपा, वामपंथी ये सब एक हैं। इनका जो ब्राह्मणवादी तबका है और जो ब्राह्मणवादी सोच है वो आपस में एकदम मिली भगत रहती है। इनकी सिर्फ दलगत मतभेद होते हैं लेकिन विचारधारा के स्तर पर समान रहते हैं। तो अब चूँकि एक माहौल बनने लगा है, और पिछले 2-3 साल से माहौल बन ही रहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि पूरा देश एकदम मोदीमय हो गया है, मोदी के विरोध का भी एक बहुत बड़ा स्पेस है। तो बहुत चालाकी से ये लोग अपने आदमी को उसकी तरफ शिफ्ट करने में लगे थे। तो उस तरीके से कन्हैया को प्रोजेक्ट किया गया। उसने ना तो कभी कोई आंदोलन नहीं किया, कभी 10 लोगों को जोड़ के कभी कोई रैली नहीं की होगी उसने। कोई रैली करता है तो उसमें पहुंच जाएगा भाषण देने के लिए, ये इसका एकमात्र राह है। और अगर ये इसका जातिगत इसको फ़ायदा ना हुआ होता तो जेएनयू का जो भी था, एक तो जो टुकड़े वाली जो सो कॉल्ड बैठक थी वो भी इसने आयोजित नहीं की थी। उसके बाद से जब जेल से छूट के आया और हुआ, 1 घंटे का भाषण लगभग 150 चैनलों ने कवर किया। यानी मीडिया भी उसको हीरो बनाने में लगी हुई है। मीडिया ने किया है और मीडिया के उन चैनलों ने पहल की, इसमें मीडिया के उन लोगों ने पहल की जिनको बाकी तबका मानता है कि यार कम से कम ये आदमी सही चल रहा है। तो उन्होंने पहल की और बाकी लोगों ने उसको फॉलो किया और उसको हिट कर दिया। बस यही काम उसका चल रहा है। बाकी जेएनयू के रहते समय ये पूरा इसका जो घोर SC ST OBC विरोधी चरित्र था वो साथ के तमाम लोगों ने मैं प्रमाण के पूरा सब कुछ बताया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब डाला है और ये बात अच्छी तरह से जा चुकी है कि ये तो जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहते हुए सारे काम SC ST OBC के विरोध में करता था। इसमें बिहार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार इस स्पेस को भरने के लिए कितना काम कर सकते हैं? आरजेडी को डैमेज करने का कितना काम नीतीश कुमार का होगा? नीतीश की देखिए एकमात्र वैल्यू जो है वो सिर्फ एंटी लालू के ऊपर छपी है। लालू विरोध के नाम पर ही एकमात्र उनकी छवि रही है। उसी के नाम पर वो राजनीति करते रहे हैं, उसी के नाम पर उनको मुख्यमंत्री बनने का कई बार मौका मिला। और वो तो 2014 में जब अलग लड़े थे तो पता चल गया था कि बहुत पीछे थे। ये लालू जी की गलती थी कि जब उनसे तालमेल के लिए नीतीश कुमार ही पीछे पड़े थे। लेकिन अब लालू जी मान गए और साथ में इतनी उदारता बरतते गए कि इनको चीफ मिनिस्टर भी मान लिया, स्पीकर भी इनको दे दिया। वो सारी गलती कर ली, अदरवाइज इनकी कहीं कोई हिम्मत नहीं होती। यानी आरजेडी को कोई डैमेज नहीं हो सकता वहाँ पर?
आरजेडी को डैमेज उस तरह से हुआ है कि अगर वैसे 40 सीटों पर लड़ता तो उसके अपने अलग रहते, तो डैमेज के रूप में जो डैमेज होना था वो उन्होंने सीटें दूसरे सहयोगी दलों को दे दी हैं। तो इस तरीके से आरजेडी प्लस का जो एरिया बनता है उस दायरे में तकरीबन पूरी 40 सीटें आ चुकी हैं। इसमें जितिन राम मांझी हो या और भी जो छोटे छोटे दल है वो भी जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी और वो भी आरजेडी के साथ में गठबंधन में है। हाँ, वही आप उनका पूरा कॉम्बिनेशन देखिए ना। जीतन राम मांझी का हुआ, जीतन राम मांझी की सीमित ही सही लेकिन एक स्टार वैल्यू अपने स्तर की एक वैल्यू उनकी है, लगातार सभी सीटों पर है। और जो मल्लाह वोट जो है उनकी अपनी वैल्यू है, तभी लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए उनको 3 सीटें दे दी। लोगों को लगता है कि 3 नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा दे दी, लेकिन दी। उपेंद्र कुशवाहा को दी। और अपनी पार्टी में भी यादव हुए, मुसलमान हुए और जो भी जातियों के हैं उस तरह से दिया। तो पूरा इक्वेशन इस तरीके से बन चुका है कि उसमें जो हवाई लोग उतारे गए हैं ये भी उड़ जाएंगे और चचा भतीजा दोनों साफ हो जाएंगे। अब बिहार की राजनीति देश पर असर डालती है, जैसे हम लालू प्रसाद यादव जी ने जैसे आडवाणी जी का रथ रोका था तो उसका असर पूरे भारत में हो गया। तो क्या इस बार भी और विधानसभा में भी बीजेपी को बिहार में मात दी थी, तो क्या इस बार भी बिहार की राजनीति फिर से भारत पर असर देकर सरकार होगी? बिल्कुल करेगी। 40 सीटों में पिछली बार तो बीजेपी लगभग सैचुरेशन की स्थिति में थी। बीजेपी और उसके सहयोगी दल या जो मिला के तकरीबन सब ले गए थे, उनको तो बहुत ही कम सीटें मिली थी। तो वहाँ तो जो अब अगर 25 से 30 सीटों का भी लॉस होता है तो उस 30 सीटों का लॉस बीजेपी कहीं से पूरा कर ही नहीं पाएगी। और जहाँ से पूरा करना है वहाँ से भी तो उसको लॉस हो ही रहा है। एमपी से लॉस हो रहा है, छत्तीसगढ़ से लॉस हो रहा है, राजस्थान से लॉस हो रहा है, गुजरात से लॉस हो रहा है, महाराष्ट्र से लॉस हो रहा है, कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के तालमेल के कारण वहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं बच पा रही है। तो सब कहीं तो साफ हो रहा है इनका। और यूपी बिहार और मिला देंगे तो ये तो 100 का भी आंकड़ा पार कर पाए तो भी बड़ी बात लगती है। ईवीएम की अगर बात करें तो बहुत सारे आरोप जो है चुनाव आयोग पर लगे हुए हैं। चुनाव के तारीखों को लेकर भी कई सारे आरोप जो है चुनाव आयोग पर लगे। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी को सबसे कड़ा विरोध होने वाला है, वो तारीखें अंतिम चरणों में रखी है, वो चुनाव अंतिम चरणों में रखा है। क्या कहेंगे? चुनाव आयोग ने तो पूरी चालाकी से काम कर रहा है और पूरी तरीके से लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इन्होंने एक शुरू किया है कि हर स्टेट में केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहे हैं ये। और वो पुलिस के जो कर्मचारी हैं या जो प्रशासन है वही मशीनरी तो चुनाव आयोग को इस्तेमाल करता है। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से चुन रहे हैं लोगों को। कोई रिटायर्ड अधिकारी और खुद अपॉइंट कर लिया। कोई यानी जो उनके फेवर में है पहले से ही, यानी जो इस तरह की लेटरल एंट्री की बात हो रही थी ना, उस तरीके से किसी को भी आप बना के और डीजीपी के ऊपर बना देंगे। केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक वो डीजीपी का भी बाप होगा। और उसकी नियुक्ति के लिए कोई ऐड नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं। यानी जो और भी उसी लेवल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, बीएसएफ के डायरेक्टर से रिटायर्ड हुए हैं फलाना, उनमें से भी किसी को कोई मौका नहीं, किसी को भी ये नौकरी दे देंगे। एक तरीके से चुनाव आयोग में नौकरी पाने का हक भी छीना जा रहा है। 13 पॉइंट रोस्टर के बजाय चुनाव आयोग ने ये 0 पॉइंट रोस्टर बना दिया है। जिसको मर्जी है वो केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक बना देगा और चुन के पंडितों को बना रहा है। पंडित फलाने दुबे, पंडित फलाने उपाध्याय, पंडित फलाने झा, इन्हीं सबको बना रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देखते हैं आप? किस प्रकार का होगा ये चुनाव या किस प्रकार की सरकार बनेगी? इस मामले में देखिए, बननी तो मिलीजुली सरकार है, लेकिन फ़र्क इसमें ये रहेगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मतलब बीजेपी की सरकार किसी हालत में नहीं बनेगी। और दूसरे मामले में फ़र्क ये रहेगा कि अब तक जब भी इन लोगों की सरकार बनती थी तो चूँकि कई दल होते थे तो सरकार गिरने का हमेशा खतरा रहता था। इस बार स्थिति ऐसी बन गई है कि जो सरकार बन जाएगी आराम से 5 साल चलेगी। सबको साथ में लेके तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन आराम से 5 साल चलेगी। किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ेगी समर्थन वापस लेने की। कांग्रेस भी समर्थन देगी और समर्थन देने पर मजबूर रहेगी पूरे 5 साल। उसकी भी औकात नहीं है कि समर्थन वापस ले ले, क्योंकि पहले जब ये समर्थन वापस लेते थे तो उनको लगता था कि हम समर्थन वापस ले लेंगे तो दोबारा चुनाव होंगे और हमें जनता चुन देगी।
अब तो कांग्रेस देवेगौड़ा जी के समय में हुआ था। देवेगौड़ा के समय क्या हुआ, बीपी सिंह वगैरह के समय हुआ, चंद्रशेखर के समय हुआ, कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर सरकार गिराते थे। ये तो इनको पूरा बहुमत मिलता नहीं था, इनके ऊपर बदनामी जाती थी कि ये लोग अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं, जबकि कारण यह था कि इनको बहुमत मिलता नहीं है। लेकिन इस बार ये रहेगा कि अब बीजेपी एक तरफ रहेगी, और मुझे जो लगता है कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री को बनने का मौका इसको नहीं मिल पाएगा, इनको समर्थन देना पड़ेगा और समर्थन देते रहने पर मजबूर होना पड़ेगा। महागठबंधन जो बीजेपी के विरोध में बन रहा है, उसका कौन सा चेहरा, कौन चेहरा हो सकता है? उसकी बात तो ये लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कर रहे हैं। हाँ, वही मतलब पहले कांग्रेस करती थी, हम उसकी चेहरे की बात क्यों करें? कोई राष्ट्रपति प्रणाली का चुनाव थोड़ी है जो हम उसकी बात करें कि वो कौन चेहरा होगा। बाद में किसी को भी चुन लेंगे। देवेगौड़ा के देवेगौड़ा के समय कौन सा चेहरा था, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उनको चुना गया ना। लेकिन वो सरकार भी तो नहीं चली है, बिना चेहरे की सरकार भी नहीं चली है। वो तो इसलिए चली कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मिलकर सरकार गिरा दी। अब सरकार कौन गिराएगा? अब कांग्रेस सरकार गिराएगी तो कांग्रेस फिर से ही 50 सीट में पहुंच जाएगी। तो इस बार समर्थन वापस लेने कोई की हिम्मत किसी की पड़ेगी नहीं। और जो भी होगा, फिर भी मोदी का विकल्प कौन है, एक चर्चा आम होती रहती है। मोदी का विकल्प नहीं। देखिए, समस्या यह है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, सिर दर्द होता है, तो हम उसको दूर करना चाहते हैं, उसका विकल्प नहीं ढूंढते हैं कि यार सिर दर्द दूर हो जाएगा तो फिर हमारे और दूसरी बीमारी कौन सी होगी, यार पेट दर्द होना चाहिए कम से कम, या हाथ में दर्द होना चाहिए। बीमारी का कोई विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, बीमारी को दूर करना है, उसके बाद में आपका शरीर स्वस्थ है, देश की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी तो देश स्वस्थ है, और उसके बाद अपना कोई भी सारे लोग बैठ के चुन लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बड़ी और अहम बात कही है जो आज तक किसी ने नहीं कही है कि मोदी का विकल्प क्या होगा। इस तरीके का जवाब केवल आपसे ही उम्मीद हो सकती है। ये थे पत्रकार महेंद्र यादव जी, जिन्होंने बहुत बारीकी से भारतीय राजनीति पर और खासकर बिहार की जो राजनीति है उस पर अपना मत व्यक्त किया, उस पर अपना कटाक्ष किया है। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं संकेत, नई दिल्ली। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।